Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today हिंदी पैडागोजी। आज हम लोग हिंदी पैडागोजी जानेंगे। यहाँ से आपके लिए 20 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल CTET के लिए, इसके साथ साथ राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को पूरा देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो पहले क्वेश्चन से आप परिचित हो जाएं। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है ए नियोजनात्मक मूल्यांकन, बी निर्माणात्मक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, डी संकलात्मक मूल्यांकन। आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है सत्र की समाप्ति। देखिए, जो क्लास में सत्र चलते हैं तो विंटर का अलग, समर का अलग, जो अलग अलग सत्र चलता है उस सत्र का जो आप मूल्यांकन करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएं। ओके, इट्स आंसर इज डी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा संकलनात्मक मूल्यांकन। देखिए, ये जो मूल्यांकन किया जाता है ना, संकलनात्मक मूल्यांकन, ये सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। और सत्र की समाप्ति कब होती है? जब एनुअल एग्जामिनेशन बच्चों का हो जाता है, यानी सिलेबस पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन को आप जाने। उपचारात्मक शिक्षण है ए सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, बी अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, सी बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, और डी शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। आप इसका उत्तर दें। इसे रेमेडियल टीचिंग कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके, इट्स आंसर इज बी अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना चाहिए। देखिए, उपचारात्मक होता क्या है इसे आप जाने। उपचारात्मक में खास बातें ये होती हैं कि बच्चे में जो रेमेडियल प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब बच्चों में जो कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज होते हैं, उसे अध्यापन के द्वारा शिक्षक जो है दूर करते हैं। कम टू द थर्ड नंबर, तीसरे नंबर क्वेश्चन को अब जाने। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है ए सीमित, बी विस्तृत, सी सामान्य, डी संकुचित। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है परीक्षा से कैसा होता है, तो स्वाभाविक आप इसका उत्तर देंगे विस्तृत होता है, क्योंकि मूल्यांकन का क्षेत्र हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। क्योंकि मूल्यांकन तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट को बताता है किसी बच्चे का। ठीक है, कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को आप जाने। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है, यानी चिकित्सात्मक जो अध्यापन होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ए निदान, बी उपचार, सी निदान व उपचार, डी उपलब्धि। आप इसके उच्चारण को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आप 4 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी। देखिए, उपचार होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा क्या है, वह बहुत ही कमजोर है। ठीक है, वो क्या है, वीक है। तो आप उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसकी कठिनाइयों को जानेंगे, उसके क्या करेंगे, उसके जो कठिनाई है उससे अवगत होंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो कठिनाई, ठीक है, कठिनाई को आप जानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो जब उपचार आप करेंगे तो किस पद्धति से करेंगे, चिकित्सात्मक अध्यापन के माध्यम से। ओके, कम टू द 5th नंबर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। आपको बतानी है कि जो CCE जो होता है वो नहीं पूछा गया। यहाँ अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं नहीं में। आप बारीकी से क्वेश्चन को देखें, इसके ऑप्शन को देखें। ए विद्यार्थियों के विकास के पक्षों पर जोर ना देना, बी विद्यार्थियों का नियमित मूल्यांकन करना, सी गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, और डी विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना। आपसे पूछा जा रहा नहीं है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। आप 5th नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर
ना देना। देखिए मैंने प्लेलिस्ट में हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस मॉक टेस्ट डाले हैं, उसे भी आप ज़रूर जाकर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। तो है क्या-क्या चीज़ से भी आप जान लें। है विद्यार्थियों का नियमित मूल्यांकन करना, ये है। गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, ये भी है। विद्यार्थियों की संप्राप्ति में सुधार करना, ये भी है। लेकिन विद्यार्थियों के विकास के पक्षों पर जोर ना देना, यहाँ ना आप गौर कीजिएगा, इससे आप आंसर ढूँढ लीजिएगा। यानी ये इसका नेगेटिव पक्ष है और ये तीनों क्या हैं? पॉजिटिव पक्ष है। ओके, आप 6 नंबर क्वेश्चन को जानें। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? इसे भी आप गौर करें। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में क्या किया है? प्रस्तुत किया है। इसे आप गौर करें इस क्वेश्चन को। ए मॉरिसन, बी हर्बर्ट, डी ब्लूम, सी क्रेथवाल। ओके, इट्स आंसर इज सी ब्लूम। यानी ब्लूम महोदय जी ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। क्या बताया? त्रिमुखी, यानी त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, ओके। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा ए अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं। अगेन क्वेश्चन आ गया इस तरह के, कई क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में इस तरह के। बी छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं। सी छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। और डी कुछ कह नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन तो वही रहेंगे बट इसके ऑप्शन को घुमा दिए जाएंगे, थोड़े भाषा में परिवर्तन किए जाएंगे। तो आपको उत्तर बहुत सोच समझ कर देनी है। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। ओके, कम टू द 8 नंबर। छात्रों के, यहाँ आप गौर करेंगे, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। ए शब्दकोश का उपयोग, बी छात्रों में स्वास्थ्य स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, सी शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग और डी उपयुक्त सभी। आपको क्या बतानी है? छात्रों में जो शब्द भंडार में वृद्धि करने के क्या उपाय हैं, आप बताएं। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी देखिए ये भी पॉजिटिव है, यानी शब्दकोश का उपयोग करना, ये भी सही है। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, और ये भी सही है, शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग करना। इन माध्यम से छात्र जो है ना वह शब्द में इंक्रीज कर सकते हैं, यानी शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को जाने। गद्य शिक्षण में कठिनाई निवारण किया जा सकता है। देखिए दो प्रकार के पाठ्य होते हैं, गद्य और पद्य। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है गद्य, यानी गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। माफी चाहता हूँ, यहाँ पर उच्चारण जो होगा वह काठिन्य निवारण होगा। ए चित्र दिखाकर, बी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, सी मॉडल दिखाकर, डी उपयुक्त सभी। आप 9 नंबर का उत्तर दें, इसका उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज डी। देखिए गद्य शिक्षण में कठिनाइयों का निवारण पहला तो चित्र दिखाकर तो होता ही है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी होता है, ठीक है, मॉडल दिखाकर भी किया जाता है। अतः इन सभी पद्धतियों द्वारा गद्य से संबंधित किसी भी विषय को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। ठीक है, आप आगे 10 नंबर क्वेश्चन को जाने। देखिए उपचारात्मक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसे भी आप गौर करेंगे। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, इसे आप गौर करें। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? ए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसे मैं लिख दे रहा हूँ ए को। ओके, अब इसे गौर करेंगे, यहाँ पर होगा ए नंबर में, इसे आप ध्यान दें। 10 का ए नंबर में होगा व्याख्यान परीक्षण। ठीक है, क्या होगा?
देखिए ये होगा ए नंबर। बी नंबर क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण। सी नंबर क्या होगा? पाठ्य पुस्तक परीक्षण। और डी क्या होगा? स्व परीक्षण। देखिए यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ए नंबर में क्या होगा? व्याख्यान परीक्षण, ठीक है, ये ए नंबर है। बी नंबर में होगा निदानात्मक परीक्षण। सी नंबर में पाठ्य पुस्तक परीक्षण। और डी नंबर में स्व परीक्षण। अब बताएं 3 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, निदानात्मक परीक्षण। यानी उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो होता है वो क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है। ओके, अब 11 नंबर क्वेश्चन को जाने। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण व लेखन अभ्यास करवाकर। बी, त्रुटियों के प्रकार गिनाकर। सी, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। डी, त्रुटियों की उपेक्षा कर। आप 11 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण लेखन अभ्यास करवाकर। देखिए भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण वर्तनी का शुद्ध उच्चारण लेखन अभ्यास करवाकर ही किया जाना चाहिए, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को अब जाने। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? यानी आपसे पूछा जा रहा है भाषा आकलन, और ये भी बताया जा रहा है आपको कि सबसे कम प्रभावी तरीका कौन है। ए, कहानी लिखना। बी, घटना वर्णन। सी, श्रुतलेख। डी, कहानी कहना। अब 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, श्रुतलेख। यानी सी, देखिए भाषा आकलन में सबसे प्रभावी तरीका अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कहानी लिखना है, घटना वर्णन है, कहानी कहना भी है। लेकिन आपसे यहाँ तो पूछा जा रहा है कि भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका कौन है, तो वो हो जाएगा श्रुतलेख। श्रुतलेख भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका होता है। कम टू द 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन को आप जाने। क्या है क्वेश्चन? आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार ए, अंशतः सही है। बी, पूर्णतः गलत है। सी, निराधार है। डी, पूर्णतः सही है। अब 30 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज डी, पूर्णतः सही है। अब कैसे इसे आप समझ लें, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, इसलिए विचार सही है। ओके, कम टू द 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है, इसे आप गौर करें। मुदिता अख्तर सौ को सौ बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? ए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। बी, भाषागत ज्ञान का प्रभाव, अभाव, सॉरी यहाँ अभाव है, मैं फिर से ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। ए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। बी, भाषागत ज्ञान का अभाव। सी, भाषा प्रयोग में लापरवाही। डी, भाषागत त्रुटि का होना। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। देखिए क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव कारण मुदिता अक्सर शौ को यानी तालबे शौ को दंती शौ बोलती है। ठीक है, कम टू द 15 नंबर। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखे। यह अभ्यास प्रश्न का डैश उदाहरण है। ए, शब्द भंडार में विकास। बी, शब्दकोश का विकास। सी, पर्यायवाची शब्दों से परिचय। डी, संदर्भ में व्याकरण। आप बताएं इसका, अब इस प्रश्न को बारीकी से पढ़ लें, उसके बाद समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। मैं ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ए, शब्द भंडार में विकास। बी, शब्दकोश का विकास। सी, पर्यायवाची शब्दों से परिचय। डी, संदर्भ में व्याकरण। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इसका उत्तर हो जाएगा डी, संदर्भ में व्याकरण।
देखिए इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ। पहाड़ी इलाकों में जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। कम टू द 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन को आप जान लें क्या है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये ए नंबर में, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। बी, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। सी, भाषा का अलंकरण इसका कार्य है। डी, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ओके, आप 17 नंबर क्वेश्चन को जान लें। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? ए, लेखन परीक्षण। बी, व्याकरण परीक्षण। सी, क्लोज परीक्षण। डी, पठन परीक्षण। आप 17 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, क्लोज परीक्षण। मीता ने सही बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने यहाँ पर क्लोज परीक्षण का प्रयोग किया। ओके, कम टू द 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन को आप जाने क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ए, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। बी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। सी, केशव सबसे क्या कहता होगा कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। डी, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। आप इसके ऑप्शन को पढ़ लें। आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। यानी कक्षा 5 बच्चों के भाषा आकलन संदर्भ में ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, यह अन्य सवालों से सबसे कमजोर सवाल है क्योंकि कक्षा 5 के बच्चों को यह अपेक्षित नहीं कि वे प्रेमचंद की कहानी मनोवैज्ञानिकता से पूर्ण है, इसमें भावों के ठीक प्रकार से ग्रहण कर सके, किंतु उनके दैनिक अनुभवों से संबंधित प्रश्नों को उत्तर देना कक्षा 5 के बच्चों के लिए अपेक्षाकृत आसान होता है। ओके, कम टू द 19 नंबर। हिंदी भाषा में आकलन उद्देश्य नहीं है। ये नहीं वाले में अक्सर कंफ्यूजन होता है। हिंदी भाषा में आकलन ए, नहीं है। ए, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। बी, बच्चों की भाषा त्रुटियों की ही पहचान करना। सी, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। डी, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। अब 19 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ये नहीं है। देखिए हिंदी भाषा में आकलन का केवल यह उद्देश्य नहीं होता कि भाषागत त्रुटियों की पहचान, बल्कि भाषा के साथ साथ व्याकरण, शैली, प्रकार, प्रकार्य इत्यादि की भी व्यवस्था को सुनिश्चित होना चाहिए। ओके, आप अंतिम क्वेश्चन को जान लें, यानी 20 नंबर क्वेश्चन से परिचित हो जाए। नीचे दिए गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ए, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। बी, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। सी, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। डी, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। आप 20 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, प्रभावी भाषा में बच्चों की मदद करना। देखिए हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य प्रभावी भाषा प्रयोग में शिक्षार्थियों की सहायता करना ताकि वे विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयुक्ति में समर्थ हो सके। ओके, आपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली, ये यूनिट आपने कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।